हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम विकास और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों का 2022 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। ठीक है, सबको मालूम है, जित बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर 2023 में जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसमें भी सामाजिक विज्ञान का ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है। तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि 30% उसमें भी सिलेबस वही था और सेम सिलेबस इसमें भी वही है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को पूरा ये आप लोगों का जो समाज विज्ञान का पेपर है अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, एक एक पॉइंट। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर देखने से क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। उससे आप लोगों को पेपर पैटर्न समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, किस चैप्टर से ज्यादातर दे रहा है, नागरिक शास्त्र से ज्यादा दे रहा है कि भूगोल से। ठीक है, यहां से आप लोग एनालिसिस कर पाओगे कि किससे ज्यादा क्वेश्चन दे रहा है। तो ये हमारे पास पेपर है 825 सीबी। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों का आएगा खंड क। सबसे पहले आएगा खंड क आएगा आप लोगों का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखिए करते हैं बहुविकल्प पे आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है? काबूर का, बिस्मार्क का, मैत्सनी का कि मैटरनिक का? तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर होगा मैटरनिक। क्या हो जाएगा? मैटरनिक हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए मैटरनिक में यहाँ ब्लैक स्केच ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। क्या हो जाएगा? मैटरनिक। आगे अगर हम बात करते हैं, देखो बहुविकल्प में इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन की जलियांवाला बाग हत्याकांड? कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा बी, नमक कानून तोड़कर। क्या होगा? नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। ठीक है, और इस बार भी इसी पैटर्न पे आप लोगों का बनने वाला है सामाजिक विज्ञान का पेपर। फिर है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा कौन से, मतलब हमारे भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू बोली जाती है, अंग्रेजी की, हिंदी की, पंजाबी? तो सबको आना ही चाहिए कि भाई हिंदी सबसे ज्यादातर बोली जाती है भाषा हमारे भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न बात करें। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, काले दस्ताने और बंदी मुठिया किसके प्रतीक थी? कह रहा कि जो काले दस्ताने थे और बंदी मुठिया किसके प्रतीक थी? विद्रोह की, शांति की, अश्वेत शक्ति की? इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा अश्वेत शक्ति की थी। किसकी? अश्वेत शक्ति की। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न पांचवा देखिए क्या पूछा था इसमें कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, प्रश्न क्या है कि किस देश को, मतलब इसका इन चारों में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है? भारत को, पाकिस्तान को, नेपाल को, श्रीलंका को? तो पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किस किए गए अध्ययन तो बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ख कि लोकतंत्र व्यवस्थाओं में असमानताएं बन जाती है। देखिए कुछ लोगों का कमेंट आएगा कि सर इस बार तो ओमायर सीट पे होने वाला है, तो 20 नंबर के बहुविकल्प तो आने ही वाले हैं। इसमें भी आप लोगों का 6 नंबर यहाँ से, और खंड ख में भी 6 नंबर का प्रश्न बहुविकल्प पूछता है। ठीक है, तो 12 नंबर तो ऐसे भी पहले भी पूछा जाता था। ठीक है, अब क्या करेगा कि 12 से आप लोगों का 8 बहुविकल्पी और बढ़ा दिया है, टोटल 10, तो 10 बहुविकल्पी आएगा और ओएमआर सीट पे आप लोगों का रंगना होगा। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन तो यही सब रहेंगे ना, बहुविकल्पी में क्वेश्चन यही रहेगा, बस उसको ओएमआर सीट पे रंगना होगा। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे सर पुराना पैटर्न बता रहे हैं, पुराना क्या है भाई, यही बहुविकल्पी प्रश्न 8 बहुविकल्पी प्रश्न ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, यही तो काम करना है उसको। चलिए क्लियर हो गया, आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पे है, अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 7, प्रश्न नंबर 7 क्या करा है कि पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया? तो देखिए पूर्ण जो स्वराज का उद्घोष किया गया ना, ये 1929 में किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए है गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, प्रश्न आपका है कि गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांप्रदायिकता वाला। तो आप देख लीजिए किस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपके अति लघुत्तरीय है। बात करते हैं लघुत्तरीय में, तो लघुत्तरीय में देख पा रहे हैं आप कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहा है
तो उसके अथवा में करके एक प्रश्न और दिया है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। आप इसे एनालिसिस कीजिए, देखिए सबसे ज्यादातर किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतिहास से, भूगोल से, कि नागरिक शास्त्र की अर्थशास्त्र से। ठीक है, इससे आप लोगों को आइडिया बन जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए कि लोकतंत्रीय देशों में सामाजिक विभाजन क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, या तो ये नहीं आ रहा है तो ये वाला, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। देख रहे हैं ना कितना बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये सारे प्रश्न आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और मैं इंपोर्टेंट में इन्हीं प्रश्नों को डालूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से इसको रिवाइज कर पाओ। चलिए आगे बात कर ले। देखिए दीर्घ उत्तरी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि 6 नंबर के होते हैं। किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखी। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला, इसे आप लोगों को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी करा दूंगा मैं पूरा का पूरा। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। या ये नहीं आ रहा है तो आप ये प्रश्न कर सकते हो, अथवा वाला, एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं भी बताइए। इसके बाद आप लोगों का आता है मानचित्र कार्य, 5 नंबर। खंड क में आता है, खंड ख में भी 5 में 10 नंबर के मानचित्र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मानचित्र में क्या दिया है, मैं बोल दूंगा, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कब? दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, तो नागपुर। हेडिंग डाल लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग, नागपुर। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, कहाँ है तो नागपुर, इसके आगे मैं लिख देता हूं नागपुर। ठीक है, मानचित्र में आपको दर्शा देना है सिर्फ। करा हुआ स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था, तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो सबको मालूम है कहाँ पे, गोरखपुर में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गोरखपुर में, गोरखपुर में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून कहाँ तोड़ा था महात्मा गांधी, दांडी में। कहाँ है, दांडी में। तो यहाँ पे दांडी लिख देंगे। फिर एक हुआ स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1927 में ना, तो कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। तो यहाँ पे लिख देंगे मद्रास। तो आंसर मालूम है, मानचित्र पर दर्शाना है इसको। आंसर मालूम है ना, अब देखना है कि मानचित्र में मद्रास कहाँ है, तो वहां पे इंडिकेट करना है। मानचित्र भरना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, जो कि काफी व्यूज गए हैं, उस पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अगला है कि वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहां पे, लाहौर में। तो यह प्रश्न याद होना चाहिए, तभी मानचित्र आप इसको दर्शा पाओगे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। देखिए ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए नहीं है ना कि इसको भी करने लगे, नहीं, ये लिखा है खुद, केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए। इसको आप लोगों को छोड़ देना है। यहां से खंड ख आप लोगों का स्टार्ट होता है। ठीक है, अब खंड ख में भी देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, पहले उसको कर लेते हैं। वो है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। आपको बताना है कि लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, कि लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबको मालूम है कि लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है भाई चाय की खेती के लिए। अगला बात कर लेते हैं, तो अगला देखिए प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो भाई सीढ़ीदारी जो खेती की जाती है वो उत्तराखंड में सीढ़ी बनाकर वहां पे खेती की जाती है, ताकि मृदा का क्षरण न हो पाए। इसके बाद पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में। तो भाई पश्चिमी जो रेलवे है ना, उसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश, करें किसमें से कौन सा विकसित देश है, ब्राजील है, भारत है, फ्रांस है, कि बांग्लादेश। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा जो विकसित देश है फ्रांस है, ब्राजील और भारत और बांग्लादेश से कौन, फ्रांस है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 19 क्या बोला है, प्रश्न नंबर 19 कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। कर हमारे भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या, उद्योग है, कृषि है, व्यवसाय है, किनमें से सबको मालूम भाई कृषि है। ठीक है, कृषि ही हमारे भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। आगे अगर बात कर लेते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1935 में, 1945 में, 1955 में, 1965 में। क्या बोला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो 1935 में की गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, अति लघु उत्तरीय। देखिए इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन डाला गया है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की कोई 2 कार्य लिखिए, आप नोट कर लीजिए कहां से प्रश्न आ रहा है। इसके बाद है कि 2 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए, एक नंबर के प्रश्न है। लघुत्तरी की बात करें तो लघुत्तरी में देखिए पूछा है एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न नहीं आ रहा था, ये वाला कर लीजिएगा कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को संक्षिप्त में व्याख्या करना है। भारतीय कृषि और वैश्वीकरण के प्रभाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
करा दूंगा, मैं पूरा सोल्यूशन करा दूंगा, पहले पेपर पैटर्न समझ लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास में उद्योगों के नीति योगदानों को विवेचना कीजिए। ये नहीं आ रहा है तो राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी जो अधिनियम 1905 में लागू हुआ था उसका एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। 25वां प्रश्न है। इसके बाद देखेंगे दीर्घोत्तरी में जो 6 नंबर के प्रश्न आते हैं कि भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा मिट्टी का प्रकार आप लोगों का याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। या ये नहीं आ रहा है तो भारत में मतलब पाए जाने वाले मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए कि भारत में कौन से मुख्य फसल उगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 27, संगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा है भाई तो ये वाला आना ही चाहिए कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति आय में क्या अंतर होता है, विवेचना कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों का मानचित्र कार्य आ जाता है, ठीक है। मानचित्र कार्य, अभी मानचित्र कार्य में देखेंगे, देखिए मानचित्र कार्य में आप लोगों को मानचित्र पे इसको इंडिकेट करना है, ठीक है, कि अरावली पर्वत, जो अरावली पर्वत जो है उसको इस चिन्ह से आप लोगों को डिनोट करना है, किसको, अरावली पर्वत को। तो आपको मानचित्र में देखना पड़ेगा कि अरावली पर्वत कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, तो वहां पे इंडिकेट करना पड़ेगा। तब तक आप लोगों को मानचित्र नहीं रहेगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो मानचित्र कार्य में भी 5 नंबर के आते हैं, मैं हालांकि करा दूंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि मानचित्र कार्य कैसे भरते हैं, हालांकि मेरे चैनल पे उपलब्ध है, वीडियो देख लीजिएगा वहां से। तो यही पेपर पैटर्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस फर्क यह है कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, कितने, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। इसमें भी 12 क्वेश्चन देता ही था पहले भी, 8 क्वेश्चन बस बढ़ा के ऑब्जेक्टिव कर देगा, बाकी 50 क्वेश्चन आपका लिखित रहने वाला है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न यही रहने वाला है, बस यही 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि OMR शीट पे भरना पड़ेगा और 50 नंबर का लिखित एग्जाम होगा। तो पेपर पैटर्न समझ में आ गया कि प्रश्न कहां से बनने हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसको समझ पाए कि पेपर कहां से बन रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। अगर ये मालूम चल जाएगा तो उस पर ज्यादा विशेष ध्यान दोगे और वही क्वेश्चन आएगा, अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।